नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है, ये तो हम सब सुनते रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि निवेश के इस बेहतरीन विकल्प को हम सही तरीके से समझ नहीं पाते और इसलिए निवेश से उस तरह का रिटर्न नहीं मिल पाता हमें जो हमें मिलना चाहिए। लेकिन हम हैं ना, हम म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर बात को आसान शब्दों में आपको समझाते हैं ताकि आप सही तरीके से निवेश कर सके और उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। अगर 46 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो क्या होनी चाहिए आपके म्यूचुअल फंड निवेश की रणनीति? क्या निवेश के लिए फंड या स्कीम का पोर्टफोलियो चेक करना जरूरी है? क्या म्यूचुअल फंड में भी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी काम करती है? जानेंगे आज। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड निवेश रिडीम करने के लिए क्या है नियम। और ये सारी बातें आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बलवंत जी ये सारी बातें हमें बताएंगे, साथ ही शो के आखिर में आपको बताएंगे कि बलवंत जी को 3 मिड कैप फंड्स कौन से हैं जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसके पीछे वजह क्या है। तो ये शो आपको अभी से लेकर अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। अभी शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे प्रदीप जी। प्रदीप जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? स्वाति जी नमस्कार, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। बताइए, थैंक यू आपको कॉल किया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ से बात कर रहे हैं पहले ये बता दें। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, मैं फिलहाल अभी मेघालय से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू हो रही है, इसलिए आपकी कई बार कॉल कोई बात नहीं सर। तो ऐसा करें, आप क्विकली अपना सवाल बता दीजिए कि इसके पहले कि नेटवर्क चला जाए। ओके, मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ। मैं 46 ईयर्स का हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर मेरी सर्विस कंप्लीट करके मैं रिटायरमेंट हो रही है। ओके, मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो आपके पास भेजा हुआ है। जी सर। ओके, मैंने ये चाहता हूँ मैं रिटायरमेंट से पहले मेरे पास जो प्रोविडेंट फंड में कुछ कैश है, मैं उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो ये मैं इस स्टेज में म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी मैं मेरे कुछ SIP चल रहा है, लेकिन मैं अभी इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। ये बताएं कि आप रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी आपकी उम्र 46 साल है, 1 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम ये सिर्फ ये निवेश रहेगा या फिर आप कुछ और काम भी करेंगे? काम का तो तलाश तो जरूर करेंगे, लेकिन काम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है ना इस चीज का। ओके, तो आप मोटी तौर पे इस निवेश पे डिपेंडेंट है रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चे निकालने के लिए? हाँ, मेरे पास प्रॉपर्टी से, मैं प्रॉपर्टी से सर्विस के दौरान खरीदा हुआ है। कैश मेरा रनिंग में ये मेरी रिटायरमेंट इनकम ही है। ठीक है, और आप 60 लाख के आसपास की रिटर्न की कॉर्पस को जोड़ना चाहते हैं, करेक्ट? ये बाकी कैश तो मैं सेफ्टी रखना है। मतलब मैं रिटायरमेंट अमाउंट से मैं 30% मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। बलवंत जी बताएं, आपको इनका कुछ लमसम है 50,000 के आसपास, 1,000, 2, 3,000 की SIP चल रही है 2019 से। FD है इनकी अलग अलग बैंक में करीब 10 लाख। 1 साल में रिटायर होना है और यही मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे ये इस निवेश पे। क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए? पहले जो इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो देख ले से स्वाति। पहला उनका जैसे SBI मैग्नम कोमा फंड है जिसमें उन्होंने लमसम डाला हुआ है। ये बेसिकली कमोडिटी वाला फंड है, जैसे वो कंपनियां कमोडिटीज में डील करती है। तो एक हिसाब से थेमेटिक या सेक्टोरियल फंड हो गया। मैं वैसे एडवाइज नहीं करता हूँ। तो यह जो पैसा लमसम है, अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो यह एक्सिस मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। इनके पास मिड कैप का कोई भी फंड नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा उनके पास बाकी जो स्कीम है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, ICICI ब्लू चिप लार्ज कैप है, और एक SBI स्मॉल कैप की जो SIP करे और वो स्मॉल कैप फंड है, उसमें वो अपनी SIP जारी रख सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है उनका जो बैंक में FD रखी है, स्वाति, ऐसा है कि बैंक में जो FD रहती है उसमें
आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स भी लगता है, तो वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है। और अगर आप देखा जाए पोस्ट टैक्स जो रिटर्न है वो आपका इन्फ्लेशन से भी कम आपके हाथ में आता है। अच्छा। तो इफेक्टिवली आपकी जो कैपिटल है वो इरोड हो जाती है, और आपको इतना बड़ा फंड एफडी में रखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि आप अपने 6 महीने के खर्चे के बराबर रिटायरमेंट होने के बाद में कंटिजेंसी फंड बना दे, उसमें वो पैसा ट्रांसफर कर दे, और बाकी का पैसा इक्वल अमाउंट में जो ये 4 स्कीम मैंने बताई है उसमें इन्वेस्ट कर दें। बलवंत सर, एक बात आपने नोटिस किया है क्या, इस सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं? नहीं, पर मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ, प्रिज्यूम कर रहा हूँ। पूछ लेते प्रदीप जी। यस मैम, 5 to 10 years 5 to 10 years के लिए, ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो 5 से 10 साल के लिए ठीक है फिर तो जैसे हम लोगों ने एक बार रिसर्च किया था, तो उससे यह रिजल्ट आया कि अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका एसआईपी का अगर ड्यूरेशन 7 साल है तो आपको इक्विटी में लॉस होने की गुंजाइश नहीं है। तो जो भी निवेशक इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट का जो ओरिजिन है वो कम से कम 7 साल होना चाहिए। जहां तक प्रश्न इनके रिटायरमेंट के पैसे कहाँ डालने का, चूंकि 1 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उस समय क्या प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगी वो उस समय देखा जाएगा। परंतु एक बात मैं जरूर प्रदीप जी को कहना चाहूंगा कि वो पैसा अपना बैंक एफडी में बिल्कुल कतई नहीं रखे। अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो पाए तो आपका रिटायरमेंट का पैसा, चूंकि रिटायरमेंट के बाद में आप काम अगर नहीं कर रहे हैं तो वही एकमात्र सोर्स रहेगा, और जिस पे आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तो वो पैसे को आप जो सेविंग स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की उसमें डाल दीजिए, और एसडब्ल्यू के जरिए आप अपनी जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो वहां से पैसा निकाल सकते हैं। पर बैंक एफडी में आप पैसा बिल्कुल नहीं रखिएगा। आपको बैंक एफडी एकदम पसंद नहीं है, मतलब आप उसको बस टैक्स एफिशिएंट नहीं है? नहीं, मेरे पसंद एक चीज तो ये है कि कैपिटल कैपिटल एटलीस्ट, लेकिन वहां पे आपका प्रोटेक्टेड रहता है। वो मिथ है, कैपिटल प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। अच्छा? क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे 6.5% के आसपास है, अगर आप 30% की स्लैब में है तो आपका 30% टैक्स चला गया, तो इन्फ्लेशन उससे ज्यादा है, तो इफेक्टिवली आपकी जो कैपिटल है वो इरोड हो रही है। तो मतलब ये मेरी पसंद नापसंद की बात नहीं है, जो प्रोडक्ट की जो फीचर वजह होती है कि मुझे ये चीज पसंद, फीचर है उसके हिसाब से अगर वही रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिलते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स एफिशिएंट है। अगर डेट फंड में आप 3 साल तक रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो इफेक्टिवली 10-12% से ज्यादा आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, और वो बेनिफिट जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो फिक्स डिपॉजिट के केस में आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इनके पोर्टफोलियो पे हमने बात कर ली कि यहाँ पे क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है। सिर्फ एक जो एसबीआई मैग्नम कमोडिटी फंड है उसको आप कह रहे हैं कि स्विच कर लीजिए एक्सिस मिड कैप में, बाकी आपने कहा है कंटिन्यू कीजिए। ये बताएं कि ये सारे निवेश से जिनका टारगेट है 60 लाख का, ये पूरा हो जाएगा? नहीं, ये टारगेट नहीं है, अमाउंट अराउंड उनका पैसा, रिटायरमेंट का पैसा इतना आएगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सर, ये पैसा आपको 60 लाख मिलेगा या फिर आप इतनी रकम की उम्मीद कर रहे हैं? मैं अभी ये चाहता हूँ मैडम, मैं जो मेरे पास अभी प्रोविडेंट फंड में अराउंड 15 लाख रुपीज, मैं सोच रहा हूँ ये मैं अभी साल में इसको कई म्यूचुअल फंड में कई इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने जो लिखा है एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट अमाउंट अराउंड 60 लाख, ये आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास 7 साल में इतने पैसे होने चाहिए कॉर्पस? नहीं, मैं रिटायरमेंट पीरियड में मेरे पास ये कैश आ जाएगा। ओके, 1 साल बाद में उनको 60 साल के करीब सर्विसेज से पैसे 60 लाख। ओके, सॉरी, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरी तरफ से। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सारे चेंजेस कर लो, और कुछ सलाह आपको उनको देनी है? नहीं, जब आप रिटायर हो जाए उसके बाद में तो क्या सिचुएशन रहती है, मतलब अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो हो सकता है आपको ये म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से रिटर्न के से घर चलाने की जरूरत नहीं होगी, तो आप हो सकता है इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। और अगर आप इसी पर निर्भर है तो फिर आपको जो डेट की सेविंग स्कीम्स वगैरह उसमें पैसा डालना पड़ेगा, वो तभी देख पाएंगे जब आप वहां पहुंचेंगे। प्रदीप जी, कोई और डाउट है आपको? नहीं, मैं सवाल है मेरे पास अभी ये जो मेरी अभी फिलहाल मेरे पास कुछ प्रोविडेंट फंड में कैश है, ओके, तो मैं वही से कैश विड्रॉल करके पहले मैं इसको कहीं म्यूचुअल फंड की तरफ
इन्वेस्टमेंट करना अभी चाहते आप तो पीएफ से कैसे पैसे निकाल पाएंगे जब तक कि रिटायर नहीं करेंगे तब नहीं, तक? पीएफ में कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं नहीं, है। आपने कहा प्रोविडेंट फंड में कुछ कैश है, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ बैलेंस है। अच्छा, हाँ देखिए प्रदीप जी, ऐसा है, प्रोविडेंट का फंड का पैसा है, वो आपका रिटायरमेंट का पैसा है और उसको आप हाथ लगाने की बिल्कुल ही गलती नहीं करें। मतलब अभी क्या हो गया, जॉइंट फैमिली नहीं रही, बच्चे दूसरी जगह काम करने लग गए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में आपको अपने आप को संभालना है। और अगर आप पैसा कहीं दूसरी जगह लगा दिया, वहां पे कोई गारंटी नहीं है। पीएफ में जो आपका पैसा है उस पर आपको ब्याज लगातार मिलता रहेगा, तो पीएफ के पैसे को आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाइएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी उधार लाके भी आप पैसा मत डालिएगा। आपका अपना पैसा जितना आप एक्सपोजर ले सकते हैं वही आप इन्वेस्ट करिए, लिवरेज करने की कोशिश नहीं करिएगा। हो गए सारे डाउट क्लियर आपके प्रदीप जी? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ एक ईमेल नहीं आया है, कोई कॉलर हैं हमारे साथ? चले, कोई बात नहीं। यहाँ पर बालाकृष्ण राव जी का एक मेल हम लोग ले लेते हैं। और बालाकृष्ण जी ने कहा है कि इनकी बेटी 30 साल की उम्र है, सरकारी एम्प्लॉय है, करीब 25 लाख की सैलरी है, और अच्छी बात यह है कि 6 म्यूचुअल फंड में निवेश करती है बलवंत जी वो। 3 लाख रुपए टाटा इक्विटी पी फंड में निवेश किया था, और जब से निवेश किया था तब से लेकर अभी तक कोई बहुत बढ़िया रिटर्न इनको नहीं मिला है। तो इनका पोर्टफोलियो भेजा है जिस पर आप नज़र डाल सकते हैं एक बार, लेकिन इनका बेसिक जो कंसर्न है वो इस फंड को लेकर ही है कि इसका क्या किया जाए। देखिए, ये नहीं बताया कि कब से निवेश किया है, तो वो हमें टाइम नहीं पता है कि 6 महीने हुए हैं। पर पिछले 1 साल में जैसे ये टाटा पी इक्विटी फंड है, वो जो इसका बेंचमार्क से उससे नीचे परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो इनको मेरा सुझाव रहेगा कि इसमें से निकल जाए। अगर 1 साल पूरा हो गया है तो एग्जिट लोड वगैरह भी नहीं लगेगा, और वो पैसा आप मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में डाल दें। अच्छा, और बाकी जो है जो इन्वेस्टमेंट है उनके थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, जैसे एबीसीएल फ्रंटलाइन और मीरे एसेट का जो लार्ज कैप फंड है वो दोनों लार्ज कैप फंड है। तो मेरा सुझाव है कि, और एबीसीएल फ्रंटलाइन जो स्कीम है वो बराबर परफॉर्म भी नहीं कर रही है, तो आप जितना 1 साल पूरा हो गया हो आपके इन्वेस्टमेंट का, वो पैसा आप मेरे एसेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एसिस्ट फोकस है, वो मल्टी कैप फंड है, अच्छा कर रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। एचडीएफसी मिड कैप जो फंड है, मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो आप कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे एसेट्स जारी रख सकते हैं। प्रिंसिपल एमर्जिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो भी जारी रख सकते हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, वो भी आपका जो अपना निवेश है वो जारी रख सकते हैं। ये बताएं आपने, ये वैल्यू फंड है टाटा इक्विटी पी फंड, राइट सर? हाँ हाँ हाँ। और ये वैल्यू फंड कैसे अलग होते हैं किसी और इक्विटी फंड से? है तो इक्विटी का ही पार्ट, लेकिन इसमें जो आप जो नाम यूज किया जाता है, हाँ, जो कुछ वैल्यू, हिडन वैल्यू फंड मैनेजर को लगती है जो बाकी लोगों ने डिस्कवर नहीं की है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इन ड्यू कोर्स वो वैल्यू डिस्कवर हो जाती है। अच्छा, पर उसमें आप कह नहीं सकते कि मार्केट उसको कभी पहचान लेगा और आपके हाथ में कभी वो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा उसमें लंबा गेस्टेशन पीरियड भी रहता है। तो अगर आपके पास में वेटिंग है तो आप वैल्यू फंड में भी डाल सकते हैं पैसा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि मुझे याद है कि अभी 6-8 महीने पहले, साल भर पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, और तब इस फंड का जब हम पोर्टफोलियो भी चेक कर रहे थे, परफॉर्मेंस भी देख रहे थे, बुरा नहीं कर रहा था, अच्छा था। मैं वही कह रहा हूँ, पिछले 1 साल से इसका जो बेंचमार्क है उससे बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है जी, उससे तो, और इनको कंसर्न है, तो ऐसा है कि चिंता नहीं रखनी। समझ में नहीं आता कि और शायद यहीं पर निवेशक या दर्शक भी कंफ्यूज होते होंगे कि कितना वक्त दे निवेश को किसी एक फंड को, और तब ये कॉल लें कि मुझे इसमें से निकल जाना चाहिए। क्योंकि एचडीएफसी फंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 साल से आपका परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं हो रहा है, तब भी एडवाइजर्स कहते हैं कि क्योंकि फंड हाउस पुराना है, वो जो फंड मैनेजर है वो जाने पहचाने हैं, परखे हुए हैं, तो उसमें बने रहना चाहिए, पुराना फंड है। तो 2 साल भी कभी कभी वक्त होता है कि आप 1 साल और दीजिए और देख लेते हैं। अब इसमें इन्होंने वक्त तो नहीं लिखा है, तो कैसे तय करेंगे? कोई थंब रूल नहीं होता इसका। थंब रूल नहीं है, हर एक व्यक्ति का धैर्य का लेवल अलग अलग होता है।
कई लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद में हर महीने एनएवी देखते हैं, फंड का वैल्यू देखते हैं, तो वो तो बिल्कुल वाजिब नहीं है। पर मेरे हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और पिछली बार के शो में भी मैंने बताया था, साल में एक बार आपको आपके जो पोर्टफोलियो में जो फंड है उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर देना चाहिए, और फिर आप कॉल ले सकते हैं। मतलब जैसे आप बता रही है एचडीएफसी का उदाहरण दे रही है, प्रशांत जैन एकदम सेलिब्रेटेड फंड मैनेजर है, परंतु क्या होता है आदमी के दिमाग में चिंता तो रहती है, और आगे क्या होगा, और आगे क्या इस पे होगा। मुझे लगता है कि एक बार एक शो करना चाहिए, कम से कम 5-6 एडवाइजर्स को बैठा के, और एक फॉर्मूला निकालना ही चाहिए कि भाई कितना वक्त लगना चाहिए, कितना वक्त आप दें किसी फंड को। फार्मूला मुश्किल है। नहीं, निकाल सकता है। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ है नवीन जरयाल जी, पालमपुर से जुड़ रहे हैं। नवीन जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन मैम। जी सर, बताएं। मैडम एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था कि पर्टिकुलर डे का जो नैव होता है, अगर उसमें मुझे किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट रिडीम करने हैं तो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? अच्छा, कुछ हुआ है क्या आपके साथ? कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ मैडम, एक्चुअली जैसे मैंने पिछले लास्ट मंथ ही फ्राइडे को मैंने रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाली थी, तो जिस नैब में मैंने डाली थी मंडे को मुझे उस नैब में नहीं मिला। वो डिफरेंट नैब था ये। अच्छा, किस दिन का? 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, कितने दिनों के बाद का आपको? मैं फ्राइडे को डाली थी रिक्वेस्ट मैंने इसकी रिडम्पशन की, और मुझे अमाउंट मिला था मंडे को, तो वो डिफरेंट नैब में आया। अच्छा, तो आपको जानना है कि अगर उसी दिन का एनएवी पे आपको चाहिए तो कितना, कुछ नियम है? परचेज भी करना हो या रिडीम करना हो तो क्या कुछ दिमाग में बात रखनी चाहिए? ओके सर, तो बताएं कि क्या कट ऑफ होता है, अगर मैं जो आज अपने पैसे रिडीम करने हैं तो कितने बजे के पहले मुझे अपना एग्जाम्पशन या फिर एग्जिट के लिए फॉर्म डालना होगा ताकि उसी दिन का एनएवी मुझे मिले? देखिए, रिडीम्पशन के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 3 बजे तक का ही है। आप 3 बजे तक अगर रिडीम्पशन का रिक्वेस्ट डाल देंगे तो आपका, जैसे अगर आज थर्सडे है तो अगर आज मैं 3 बजे तक डालती तो मुझे आज का ही एनएवी पे रिडीम करते वो। हाँ, ओके, बरोबर है। और वो लिक्विड फंड का T+1 है, और जो लिक्विड और ओवरनाइट फंड और बाकी फंड का है वो T+3 है। तो आपका जो तो थर्सडे को अगर रिडीम करेंगे तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ, तो मुझे ट्यूसडे को पैसे मिलेंगे या वेडनेसडे को आएगा? वेडनेसडे को मिलेगा। तो Okay. ये तो ब्रॉडली रूल है। और परचेज के लिए ऐसा है कि लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड में आपको 1:30 बजे के पहले फंड भी ट्रांसफर करना है और रिक्वेस्ट भी डालनी है। Okay. और बाकी सब फंड के लिए आपका 3 बजे तक का टाइम है। 3 बजे के पहले अगर 2 लाख से कम आपका है तो आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा, और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो जब फंड हाउस के पास में पैसा पहुंच जाएगा उस दिन का एनएवी आपको मिलेगा। चलिए नवीन जी, जवाब मिल गया? थैंक्स अ लॉट जी, चले अब यहाँ पे क्विकली, वक्त फिर से कम बचा है तो क्विकली जान लेते हैं कि आपके 3 फेवरेट मिड कैप फंड्स कौन से हैं, और क्विकली एक लाइन में अगर आप बता सके हमें कि क्या वजह है कि ये तीनों आपके फेवरेट मिड कैप फंड्स हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ डीएसपी मिड कैप फंड है, उसका कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग परफॉर्मेंस है। और बाकी जो 2 फंड है, एक एक्सिस मिड कैप फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, रीजनेबल AUM है, और अच्छा खानदान है, मतलब फंड हाउस अच्छा है, इनकी जो बाकी स्कीम्स है वो अच्छा परफॉर्म करती है। और यह का यही लॉजिक मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के लिए भी लगाऊंगा। अच्छा। जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सारी स्कीम्स हैं, मतलब वापस वो खानदान वाला लॉजिक है कि अच्छा पेडिग्री है इनका। अच्छा। तो तीनों फंड अच्छे हैं। क्या मिड कैप फंड में जब हम लेते हैं तो हमें AUM को ध्यान में रखना चाहिए? परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है? AUM ऐसा है कि आपका, मेरे हिसाब से जो मेरा थंब रूल है कि 1000 करोड़ का कम से कम AUM होना चाहिए। आप कम से कम बिफोर यू सर, लेकिन इन तीनों फंड का 1000 नहीं, सॉरी मेरी गलती है, आप सब 4000 से ऊपर वाले हैं। हाँ। मुझे लगा आपने कहा 100 या 500 वाली मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वो क्या होता है कि आपका थोड़ा सा हिस्ट्री भी आ जाता है, मतलब अगर परफॉर्मेंस का हिस्ट्री रहेगा तो आपका AUM भी बिल्टअप हो जाता है ओवर द पीरियड। चलिए, तो ये 3 फंड के नाम, एक्सिस मिड कैप AUM 4818 करोड़, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 6000 से ज्यादा, और DSP मिड कैप 7000। और सारे ही के सारे फंड 2006 में DSP लॉन्च हुआ, तो काफी पुराना हो गया ये भी। मार्च में कोटक इमर्जिंग इक्विटी,
2011, इसको भी 9 साल तो हो ही गए, तो पुराना ही कहेंगे अब इसे। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और जैसा कि बलवंत जी ने कहा कि अच्छा ख़ानदान है, तो वहाँ पर भरोसा किया जा सकता है कि आगे चलते हुए भी इनके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज बलवंत जी, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और अपने फेवरेट मिड कैप शेयर के नाम हमसे शेयर करने के लिए। और फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे डिटेल्स है कि आप कहाँ हमें सवाल भेजेंगे। और साथ ही सवाल जब भेजते हैं तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नाम ज़रूर लिखिए ताकि आपको हम कॉल कर सकें। और आप फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।